नाजरीन, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं आपके साथ ताहिर उबैद चौधरी। दोस्तों, यूरोप के जजीरा नुमा आइबेरियन के इंतहाई जुनूब में बहराए रूम के साथ जमीन का एक टुकड़ा वाक़ है, जो कि रकबे के लिहाज से छोटा होने के बावजूद अपने महल्ले वकू की वजह से तारीखी एतबार से बहुत अहम है। ये दुनिया के दो सबसे बड़े समुंदरों के दरमियान वाक़ है। एक तरफ यूरोप है और दूसरी तरफ बर्रे आज़म अफ्रीका है। यही वजह है कि तारीख की हर ताकतवर कौम ने इस खित्ते पर तसल्लुत हासिल करना चाहा। इस स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट इलाके पर कंट्रोल के लिए ये स्ट्रगल अब भी मुख्तलिफ ताकतों के दरमियान किसी न किसी शक्ल में जारी है। ये इलाका मुसलमानों के सुनहरी दौर की अलामत भी है, क्योंकि सदियों पहले मुसलमानों ने अपने एक अजीम और मशहूर सिपहसालार की क़यादत में इस इलाके में अपने कदम जमा लिए थे। मुसलमानों ने यहाँ कई सदियों तक हुकूमत की और फिर स्पेन तक फैल गए। लेकिन फिर क्या हुआ कि सदियों का ये राज खत्म हो गया। यहाँ आबाद होने वाले मुसलमान कौन थे और कौन से ममालिक अब भी इस इलाके पर तनाज़े की वजह से एक दूसरे से बरसरे पैकार हैं। आज की इस वीडियो में आप ये सब जानेंगे। दोस्तों, जमीन के इस टुकड़े को जिब्राल्टर कहते हैं। 6.8 मुरब्बा किलोमीटर का ये इलाका आज बरतानिया के ज़ेरे इंतजाम है। ये इलाका दुनिया के दो बड़े बर्रे आज़मों यूरोप और अफ्रीका के ऐन संगम पर वाक़ है। इसकी सरहदें शिमाल में स्पेन के सूबे उंदलस से मिलती हैं, जबकि जिब्राल्टर से अफ्रीकी मुल्क मराकेश यानी मोरक्को का फासला भी बहुत कम है। जिब्राल्टर अबनाए जिब्राल्टर यानी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर वाक़ है। ये स्ट्रेट दरअसल अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है, जबकि बहरे ओकियानूस यानी अटलांटिक ओशन को बहरे रूम यानी मेडिटरेनियन सी से जोड़ता है। अबनाए यानी स्ट्रेट पानी का एक छोटा सा रास्ता होता है जो कि दो बड़े समुंदरों को मिलाता है। यानी जिब्राल्टर मैरीटाइम ट्रैफिक या समुद्री तिजारत के हवाले से भी बहुत अहम है। दोस्तों, तकरीबन 34,000 की आबादी वाला जिब्राल्टर बरतानिया का समंदर पार इलाका है, लेकिन इसकी एक अलग पार्लियामेंट और गवर्नर है जो अपने वजीर आला का इंतखाब करते हैं, और ये वजीर आला या चीफ मिनिस्टर इनकी हुकूमत का सरबराह होता है। ये इलाका कोई जजीरा नहीं बल्कि एक जजीरा नुमा है, यानी इसके तीन तरफ पानी है। जमीन का वो टुकड़ा जिसके तीन तरफ पानी हो जजीरा नुमा या पेनिनसुला कहलाता है। ये इलाका यहाँ पाए जाने वाले एक बहुत बड़े पहाड़ की वजह से मशहूर है। इसे रॉक ऑफ जिब्राल्टर कहा जाता है। आइए अब आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं। अरबी में जिब्राल्टर का असल नाम जबलुत तारिक है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये नाम बदलकर जिब्राल्टर रख दिया गया। अब आपको बताएंगे कि जिब्राल्टर को ये नाम यानी जबलुत तारिक कैसे मिला। दोस्तों, तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक जिब्राल्टर का ये इलाका 8वीं सदी से पहले बिल्कुल खाली था। यहाँ कभी कोई इंसानी आबादी नहीं बसी थी। उन दिनों मुसलमानों का खलीफा बनु उमैया का वलीद बिन अब्दुल मलिक अव्वल था। शिमाली अफ्रीका में भी उन दिनों मुसलमानों की हुकूमत थी और पूरा खित्ता अफ्रीकिया कहलाता था। मुसलमान अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते थे और अब इनकी तवज्जो हिस्पानिया के इलाके यानी मौजूदा स्पेन और पुर्तगाल की तरफ थी। उमवी खलीफा के हुक्म पर अफ्रीका के गवर्नर मूसा इब्ने नुसैर ने मुसलमान अफ्रीकी कमांडर तारिक बिन ज़ियाद को फौज तैयार करने का हुक्म दिया। तारिक बिन ज़ियाद इससे पहले भी कई जंगों में अपनी बहादुरी के जौहर दिखा चुके हैं। 27 अप्रैल 711 को उसने अपने 7,000 सिपाहियों के साथ समुंदर उबूर किया और स्पेन के करीब जमीन के एक टुकड़े पर उतरा। ये दरअसल जिब्राल्टर की सरजमीन थी। मौर्रखीन के मुताबिक यहाँ उसने अपने काफिले को तमाम कश्तियां जलाने का हुक्म दिया ताकि वापसी का कोई रास्ता न रहे। उसने अपने साथियों से कहा कि ऐ मेरे जंगजुओ, पीछे समंदर है और आगे दुश्मन है, तुम कहां भागोगे? अब एक ही ऑप्शन बचा है कि तुम सब बहादुरी और साबित कदमी से लड़ो। और फिर ऐसा ही हुआ। मुसलमानों ने जिब्राल्टर को अपना बेस कैंप बनाया। यहाँ से पेशकदमी करते हुए उन्होंने हस्बानवी फौज का बहादुरी से मुकाबला किया और चंद ही सालों में स्पेन पर अपनी हुक्मरानी कायम कर ली। जिब्राल्टर में पहली इंसानी बस्ती भी तारिक बिन ज़ियाद ने बसाई थी। इसलिए 10वीं सदी के अरब जोग्राफियादान इब्ने हौकल ने इस सरजमीन के लिए जबलुत तारिक का नाम इस्तेमाल किया, यानी तारिक का पहाड़, और यहीं से ये जबलुत तारिक कहलाया। 11वीं सदी के दौरान अल-मवाहिदून कहलाने वाले अफ्रीकी मुसलमानों के एक गिरोह ने स्पेन पर हुकूमत करना शुरू की।
इनके दौर में जब्राल्टर को अहमियत हासिल होने लगी। इससे पहले जब्राल्टर को स्पेन का हिस्सा समझा जाता था। अल मुआहिदीन के सरबराह अब्दुल मोमिन बिन अली ने जब्राल्टर की तामीर और तरक्की की जिम्मेदारी संभाली। इसका नाम बदलकर मदीनातुल फतह रख दिया गया, यानी फतह का शहर, जबकि यहाँ के मशहूर पहाड़ का नाम जबलुल फतह रख दिया गया। 6 माह के अंदर जब्राल्टर अब उस दौर का पुरताइश शहर बन चुका था। यहाँ एक मस्जिद बनाई गई, हुक्मरान अब्दुल मोमिन और उसके बेटों के लिए महल्लात बनाए गए और दीगर इमारतें तामीर की गई। शहर में निकासी आब का निजाम भी बनाया गया। जहाँ कहीं भी कुदरती आबशारें या दरिया वगैरह थे, वो सब छोटे छोटे नाले बनाकर एक बड़ी नहर से जोड़े गए। यहाँ से ये पानी एक मरकजी टैंक में डाला जाने लगा, जो लोगों और जानवरों के लिए इस्तेमाल होने लगा। शहर के दाखिली दरवाजे पर एक शानदार दरवाजा बनाया गया, जिसे बाबुल फतह का नाम दिया गया। जिब्राल्टर के बाहर भी खूबसूरत बागात बनाए गए थे। लेकिन दोस्तों, शहर में अभी बहुत तामीराती और तरक्याती काम होना बाकी थे। मलागा शहर के एक मशहूर इंजीनियर को यह काम सौंपा गया और बहुत से दूसरे कारकुनों को भी बुलाया गया। जिब्राल्टर में क़याम के दौरान उसने पहाड़ की चोटी पर एक विंड मिल बनवाई। ये भी कहा जाता है कि उसने इस अरसे में मुख्तलिफ इक़साम की कई और मशीनें भी बनाई। अब्दुल मोमिन ने कुछ अरसे बाद अपना काम अपने बेटे को सौंप दिया और अफ्रीका वापस चला गया। अब जिब्राल्टर इस्लाम का गढ़ बन चुका था। अब ये खाली जमीन नहीं रही थी। अफ्रीका और अंदलुस के मुसलमानों की तवज्जो अब जिब्राल्टर पर थी। 14वीं सदी के आगाज में जिब्राल्टर मराकेश के एक मुस्लिम ग्रुप बनु मारीन के कंट्रोल में रहा। मसला ये था कि मुख्तलिफ मुस्लिम गिरोह अब अंदरूनी झगड़ों में उलझ चुके थे। इसका फायदा कॉस्टाइल की सल्तनत ने उठाया और 1309 से 1333 तक जिब्राल्टर हस्पानवी ईसाइयों के कब्जे में चला गया। मराकेश के हुक्मरान अबुल हसन ने 1333 में ये कब्जा वापस लिया और फौरन इख्तिदार हासिल करना शुरू कर दिया। इस मकसद के लिए उन्होंने जिब्राल्टर के गिर्द एक मजबूत दीवार कायम की। उसने मुख्तलिफ किले बनाए, लेकिन सबसे दिलचस्प काम उसके बाद आने वाले हुक्मरान अबू इनान ने किया। कहा जाता है कि अबू इनान जिब्राल्टर के बारे में इतना संजीदा था कि उसने जिब्राल्टर का एक मॉडल बनाने का हुक्म दिया, जिसमें तमाम बुर्ज, किले, दीवारें, दरवाजे, मस्जिदें वगैरह बिल्कुल वही हैं जो असली सरजमीन पर हैं। जिब्राल्टर का ये मॉडल उस वक्त की क्राफ्ट्समैनशिप का एक उम्दा नमूना समझा जाता था। इसे देखने वाले दंग रह गए। 14वीं सदी के आखिर और 15वीं सदी के आगाज तक जिब्राल्टर में मुसलमानों के मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान तबादला हुआ। आखिरकार 1462 में हस्पानवी ईसाइयों ने इस पर कब्जा कर लिया और यूं जिब्राल्टर में मुसलमानों के सुनहरी दौर का खात्मा हुआ। दोस्तों, जिब्राल्टर से बरतानिया का जमीनी फासला तकरीबन हजारों किलोमीटर है, जबकि जिब्राल्टर की सरहदें स्पेन से मिलती हैं। इसलिए स्पेन चाहता था कि जिब्राल्टर उसके कंट्रोल में रहे। 18वीं सदी के आगाज में बरतानिया पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनियां कायम कर रहा था। 1704 में बरतानिया ने जिब्राल्टर पर भी हमला करके इस पर कब्जा कर लिया। स्पेन ने जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और 1713 में जिब्राल्टर को एक मुआहिदे के तहत बरतानिया के हवाले कर दिया गया। इस मुआहिदे के बावजूद स्पेन ने 1727 में एक बार फिर जिब्राल्टर पर हमला किया, ताहम इस बार भी वो नाकाम वापस लौट गए। ताहम अब बरतानिया ने जिब्राल्टर पर अपना दिफा मजबूत करना शुरू कर दिया और इसके इर्द गिर्द हिफाजती दीवारें मजबूत कर दी गईं। लेकिन दोस्तों, ये तमाम इक़दामात कारगर साबित नहीं हुए। स्पेन और फ्रांस 1779 में जिब्राल्टर के इलाके में दाखिल हुए, जहां जिब्राल्टर शहर में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। यहाँ पर बरतानवी फौज की तादाद बहुत ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने सख्त मुकाबला किया। ये जंग 1783 में खत्म हुई और बरतानिया एक बार फिर फतहयाब हुआ। जिब्राल्टर अपने समुद्री मकाम की वजह से बरतानिया के लिए बहुत अहम था। यहाँ से वो मुख्तलिफ ममालिक की आबी ट्रैफिक की निगरानी कर सकता था। दूसरी जंग अजीम के दौरान जिब्राल्टर की ज्यादातर आबादी को करीबी ममालिक में पनाह दी गई और बरतानिया ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर इसे फौजी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया। बाद अज़ां नहर स्वीज की तामीर के बाद इसकी अहमियत मजीद बढ़ गई। शायद इसीलिए जिब्राल्टर पर बरतानिया का कंट्रोल स्पेन को अभी तक नापसंद था। 1967 में यहाँ रेफरेंडम हुआ, जिसका मकसद यहाँ के लोगों की राय जानना था, चाहे वो स्पेन से वाबस्ता रहना चाहते हैं या बरतानिया से मुतमईन हैं। नतीजा बरतानिया के हक में गया।
इसके बाद स्पेन ने जिब्राल्टर के साथ अपनी सरहदें और तमाम रास्ते बंद कर दिए। ताहम ये रास्ते 1985 में दोबारा खोल दिए गए। नवंबर 2022 में दोबारा रेफरेंडम हुआ और जिब्राल्टर के लोगों ने दोबारा बरतानिया के साथ रहने के हक में वोट दिया। हाल ही में जिब्राल्टर को सरकारी तौर पर बरतानवी शहर का दर्जा भी दिया गया है। यहाँ एक बरतानवी बहरी अड्डा अब भी कायम है। जिब्राल्टर और स्पेन के दरमियान सरहद खुली रहती है और इसके जरिए आमदोरफ्त जारी रहती है। यहाँ के कौमी तराने की जबान अंग्रेजी है, लेकिन लोग हस्पानवी भी बोलते हैं। जिब्राल्टर के ज्यादातर बाशिंदों का मजहब ईसाईयत है। दोस्तों, जिब्राल्टर मुसलमानों के उरूज और जवाल की अलामत है। यहाँ सदियों तक हुकूमत करने वाले मुसलमानों ने अपने तनाज़ात की वजह से ये अहम खित्ता खो दिया। जिब्राल्टर की कुल आबादी का 4% अब भी मुसलमान है। सऊदी बादशाह फहद बिन अब्दुल अजीज ने 1990 की दहाई में जिब्राल्टर में एक खूबसूरत मस्जिद उन मुसलमानों के लिए तोहफे के तौर पर बनाई थी। ये किसी भी गैर मुस्लिम मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद के सफेद संगमरमर से बने मीनारों की अजानें जिब्राल्टर की याद दिलाती हैं, जो जबलुत तारिक हुआ करता था। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।